हेलो स्टूडेंट्स, एनटीए ने जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स अभी ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करने के लिए हम दो लोग हैं आपके साथ, विकास सर और मैं राहुल सैनी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। क्वेश्चन में पूछा है डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन of an octahedral cobalt second complex having magnetic moment 3.95। मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 बोर मैग्नेटॉन दिया है। इस मैग्नेटिक मोमेंट से अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिल जाएंगे 3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हमें कोबाल्ट प्लस 2 का कॉम्प्लेक्स देखना है। तो कोबाल्ट प्लस 2 का पहले तो हमें कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कोबाल्ट प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 था, प्लस 2 में ये 3d7 बन गया। अब अपने पास देखें डी में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, पर हमें 3 अनपेयर्ड रखने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन से 3 अनपेयर्ड रखने हैं। देखें किस तरीके से अपन कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। T2Z 5Eg2, T2Z में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Eg में 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो अपन सारी स्कीम से भर के देख लेते हैं। T2Z में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी अपन दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, पर आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आप इसको चाहें तो ऑर्गेनिक का बोल दें, चाहें तो इनऑर्गेनिक का बोल दें। ये क्वालिटेटिव केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन लेसानेस टेस्ट द कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयोनिक कंपाउंड्स। तो लेसाने एक्सट्रैक्ट जब अपन बना रहे होते हैं तो अपन सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉयल करते हैं, और सोडियम के साथ बॉयल करने से होता क्या, सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स उनको एक्सेप्ट करते हैं और एनायंस बना लेते हैं। जैसे अपने पास यदि सर नाइट्रोजन है तो बन जाएगा अपने पास साइनाइड आयन बन जाएगा। यदि सल्फर है, नाइट्रोजन है, दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो उनके सल्फाइड या फिर वो आइसोसाइनाइड तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। यदि अकेला अपने पास सल्फर हो तो सल्फाइड बन जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड बन जाते हैं। मतलब स्टेटमेंट पहला एकदम करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यदि हम ले किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो। अब भाई देखिए, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो तो अभी अपन ने बात की नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होने से एनायन बनेगा HCN माइनस। तो थायोसाइनेट एनायन अपने पास आ गया है। ये थायोसाइनेट एनायन ब्लू कलर देगा FeSO4 और Na4FeCN6 के साथ है। तो ये बात यहाँ पे पचने वाली नहीं है, गलत स्टेटमेंट हो गया। Fe+2 के साथ तो थायोसाइनेट कोई खास कलर नहीं देता है, पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो Fe+2 जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इजीली, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। Fe+3 क्या करेगा, Fe+3 इस HCN माइनस के साथ एक ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स देता है FeSCN3। तो यहाँ पे ब्लड रेड कलर आना चाहिए था, ब्लू कलर का है, इसने प्रूशियन ब्लू लिखा है। तो स्टेटमेंट सेकंड हो गया इनकरेक्ट। तो फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट अपना सही हो जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा। क्लियर हो गया ये? फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। अच्छा, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रोपेन मॉलिक्यूल का क्लोरीनेशन करवाया गया अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिलते हैं X एंड Y, जिनमें इसने एक हिंट भी दिया कि X जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो डाइक्लोरो कंपाउंड बनाते हैं पर प्रोपेन का, जिसको ऑप्टिकली एक्टिव वाला बनाते हैं ताकि पता लग जाए कि X कौन सा है। तो देखो, प्रोपेन का अगर डाइक्लोरो वाला बनाएं और ऑप्टिकली एक्टिव रखना चाहिए अपन,
तो आई थिंक ये वाला बनेगा जिसमें ये कायरल सेंटर होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब उसने बोला कि हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स ओनली स्ट्रक्चरल ही कंसिडर करने विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स व्हेन इट इज फर्दर ट्रीटेड विद क्लोरीन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो देखो अगर इसी को अगर फर्दर फोटोकेमिकल कंडीशन में ही एक मिनट फर्दर फोटोकेमिकल कंडीशन में ही अगर इसको ट्रीट करते होते तो फिर बाद में इसके ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स बनने थे। और ये जो ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स कौन से बन सकते हैं वो अपन पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। देखो या तो तीनों ही कार्बन पे एक एक Cl हो सकता है ऐसे, और या तो फिर एक कार्बन पे 2 Cl हो सकते हैं इस तरीके से, और एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी इसमें यहां पर इस कार्बन पे भी दोनों Cl आ सकते हैं। इस तरीके से इसके 3 ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉसिबल हो पाएंगे। दैट इज वाई इसका आंसर जो जाना चाहिए वो है सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए अपने को बोल रहा है। तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। NO2 कैन डाइमराइज इजीली, क्या NO2 इजीली डाइमराइज हो सकता है? तो NO2 के पास अपन देखेंगे कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। 2 NO2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके N2O4 बना लेते हैं। यदि अपन इसको हीट कर दें तो ये वापस NO2 बन जाता है, लेकिन डाइमराइजेशन काफी इजी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है PH3 शोज लोअर प्रोटोन एफिनिटी देन NH3। तो यहाँ पे देखो प्रोटोन एफिनिटी वर्ड काम में लिया। प्रोटोन एफिनिटी का मतलब है प्रोटोन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी। प्रोटोन के साथ जुड़ना मतलब अपन कहीं ना कहीं बेसिक नेचर बोल सकते हैं। तो बेसिक नेचर उसकी ज्यादा होगी जिसके पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा हो। यदि अपन फोस्फीन और अमोनिया में देखें तो फोस्फीन का लोन पेयर और अमोनिया का लोन पेयर अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स में रखे हैं। फोस्फीन का लोन पेयर ड्रैगो मॉलिक्यूल है ये, इसलिए प्योर 3s ऑर्बिटल्स में रखता है। अमोनिया का जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनकी बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए इजीली ये लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। मतलब अमोनिया जो है वो अच्छा बेस होगा, फोस्फीन थोड़ा खराब बेस होगा। स्टेटमेंट में भी यही बोला जा रहा है, मतलब बात ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखें, PF3 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो PF3 फॉस्फोरस 3 बॉन्ड इजीली बना सकता है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। पर यहाँ पे बात चल रही है नाइट्रोजन की पेंटावेलेंट कंपाउंड्स की, जिनमें नाइट्रोजन 5 कोवेलेंसी शो कर रहा है। तो ये बात भी सही हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट कंपाउंड नहीं बना पाएगा, इसके पास d ऑर्बिटल्स वैकेंट नहीं। यदि फॉस्फोरस की बात होती, PF5 बना रहा होता तो अपन बना सकते थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगली स्टेटमेंट में बोल रहा है SO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। बात इतनी तो सही है। आगे बोल रहा है बट नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। भाई सल्फर SO2 में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 में, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों बिहेवियर शो कर सकता है। पर यहाँ पे इसने साफ साफ मना कर दिया कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल इनकरेक्ट हो जाता है। तो आंसर अपना फोर्थ चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन अपना नेक्स्ट आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। फेशियल मेरिडोनियल आइसोमरिज्म की बात कर रहा है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है सर ये, बहुत बार पूछा गया है। फेशियल मेरिडोनियल काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो गया एनटीए का, कई बार पूछ रहा है इससे। फेशियल मेरिडोनियल को अपन समझे तो फेशियल मेरिडोनियल होता क्या है कि 3 लिगेंड जो है या 3 डोनर एटम जो है वो सेम टाइप के हों। यदि 3 डोनर एटम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के एक फेस पर आ जाते हैं तो आइसोमर को अपन फेशियल आइसोमर बोलते हैं। और यदि मेरिडोनियल प्लेन में आते हैं जो कि बाइसेक्ट करता है पूरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को, तो अपन उस आइसोमर को बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। अब यहाँ पे फेशियल और मेरिडोनियल शो करने के लिए 3 सिमिलर टाइप के लिगेंड होने चाहिए। पहले के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये फेशियल मेरिडोनियल नहीं शो कर पाएगा। दूसरे में भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अपन देखें यहाँ पे 4 एक जैसे हैं,
पर 4 एक जैसे होने पे दिक्कत क्या आएगी कि 2 लोग हमेशा ट्रांस में चले जाएंगे, सिस ट्रांस दिखा सकता है। सिस ट्रांस शो कर पाएगा, ये फेशियल मेरिडोनियल शो नहीं कर पाएगा। जैसे अपने पास मान लो 4 लोग एक जैसे हैं, तो ये 3 तो एक फेस पे आ गए, पर ये चौथा जो है वो मेरिडोनियल प्लेन में चला जाएगा, इसलिए ये सिस ट्रांस शो कर सकता है, फेशियल मेरिडोनियल शो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपके पास MA3B3 टाइप का, 3 ए टाइप के हैं, 3 बी टाइप के हैं, तो या तो वो तीनों एक फेस पे रहें या तीनों एक मेरिडोनियल प्लेन में आ जाएं, मतलब यहाँ पे फेशियल मेरिडोनियल की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन में MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये, AA3, AA का मतलब है सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, तो सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड जब 3 आएंगे तो डोनर एटम सारे सेम हो जाएंगे, इसलिए ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही शो नहीं कर पाएगा। फेशियल मेरिडोनियल तो दूर की बात है, जीआई भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो आंसर इधर अपना आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है, जिसमें जीओसी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसने, पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता दो इन मॉलिक्यूल्स में। तो जो स्टार्टिंग ये वाला जो है, इसमें अपन अगर देखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, और जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले। और यहां पर इसको अगर मैं देखूं तो देखो 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। तो इसमें देखो ये वैसे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, बट असली में ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि देखो एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं सर, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि अगर नॉन प्लेनरिटी आ जाए तो फिर ज्यादा स्टेबल हो सकता है, स्टेबिलिटी मिल जाए उनको। हाँ, तो ये क्या हो सकते हैं, ये नॉन प्लेनर बन सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल ये रिंग है, हाँ, ज्यादा रिंग बड़ी हो गई है, रिंग बड़ी हो गई है, इसीलिए ये जो है वो ऐसा पाया ही नहीं जाता, ये टब शेप का पाया जाता है। ऐसे ये टब शेप होता है, तो इसमें कॉन्जुगेशन फिर रुक जाएगा क्योंकि ये फिर पैरेलल रहेंगे नहीं ऑर्बिटल्स, और कॉन्जुगेशन रुक जाएगा तो फिर हक्कल रूल लगेगा ही नहीं, वो तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स में लगता है और ये नॉन प्लेनर है, इसीलिए ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ये। हाँ जी सर, इसीलिए अब अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा तो एरोमेटिक वाला हो ही जाएगा, उसके बाद में ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और उसके बाद में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो Q R देन P, तो आंसर जाना चाहिए इसका थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल से है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रो का, लेटिमर डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया। खैर इसमें लेटिमर डायग्राम दिया गया, क्वेश्चन में ये लेटिमर डायग्राम से रिलेटेड चीजें नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है इसने 3 इलेक्ट्रोड्स दे दिए और इन 3 इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से आपको इस एक चौथे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। तो जब अपने को 1 2 3 इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से किसी चौथे पांचवें इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना हो तो हम डेल्टा जी की हेल्प लेते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब हमें जो इलेक्ट्रोड पता करना है, पहले तो अपन इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन को पता करने की कोशिश करेंगे इन बाकी इक्वेशंस की हेल्प से। तो ये इसको यदि अपन ध्यान से देखें तो अपने को दिखेगा कि यदि मैं फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को ऐड कर दूं तो मुझे ये थर्ड इलेक्ट्रोड मिल जाता है। अब अपन ई नोट को एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने के कारण डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, डेल्टा जी में चेंज करते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई नोट, डेल्टा जी नोट इज माइनस एन एफ ई नोट। तो तीनों ही इलेक्ट्रोड्स के लिए अपन डेल्टा जी की इक्वेशन लिखें तो हमें पता लगेगा कि पहली इक्वेशन में देखें Fe प्लस 6 में था प्लस 3 में जा रहा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इस सेकंड इक्वेशन में Fe प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और ये जो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलनी है इसमें Fe प्लस 6 से प्लस 2 में जा रहा है तो n की वैल्यू 4 है। तो तीनों इक्वेशन के लिए अपन ये काम कर सकते हैं, डेल्टा जी नोट ऑफ फाइनल इक्वेशन इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं इसको, और इसको सेकंड, डेल्टा जी नोट ऑफ फर्स्ट प्लस डेल्टा जी नोट ऑफ सेकंड। अब डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई है, मैं सभी में
नेगेटिव और एफ, एफ मतलब फैराडे है, तो नेगेटिव साइन और एफ को यहां से हटा दूं तो इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी, एन एफ इंटू ई नोट एफ इक्वल्स टू N1 इंटू E1 प्लस N2 इंटू E2। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो अपने पास रिएक्शन में अवेलेबल है, हमने पता किए हैं अभी। तो N फाइनल है 4 इंटू E फाइनल हमें पता करना है इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 3 थी और E1 अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। N2 की वैल्यू हमने 1 पता की थी, E2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0.8 दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे तो E नोट फाइनल जो है यहां से अपने को मिल जाएगा 1.7 वोल्ट। 1.7 वोल्ट अपने पास ये रखा है, फोर्थ ऑप्शन में रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिजिकल से है, फिजिकल से क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। पूछा है कि यदि -5 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट आइस को हम कन्वर्ट कर दें एक ऐसे वेपर में जो कि 110 डिग्री सेल्सियस पर है और प्रेशर जो है वो 1 atm के बराबर रखा गया है, एंट्रोपी चेंज कितना आएगा? एंट्रोपी चेंज देखें, एंट्रोपी चेंज जो होता है वो होता है Q रिवर्सिबल डिवाइड बाई T। एंट्रोपी चेंज Q रिवर्सिबल बाई T होता है। यदि आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस हो रही है तो अपन डायरेक्टली उस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज या फिर बोलते हैं हीट, उसको उस कांस्टेंट टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं। यदि टेम्परेचर वेरिएबल हो तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टेम्परेचर की टर्म्स में हमें हीट लिखनी पड़ेगी और उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि -5 डिग्री पर आइस से 110 डिग्री पर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स काम में लेनी है। तो स्टेप्स यदि अपन देखें तो सबसे पहले -5 डिग्री पर जो आइस है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री पर आइस में, क्योंकि जैसे ही अपन इसको हीट देंगे ना फेज चेंज नहीं हो पाएगा। पहले टेम्परेचर राइज करेगा, तब तक राइज करेगा जब तक ये आइस है, और जैसे ही ये 0 डिग्री पे जाएगा उसके बाद में फेज चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है -5 डिग्री पर आइस से 0 डिग्री पर आइस में कन्वर्ट करने का। जब ये 0 डिग्री पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जब अपन इसको टेम्परेचर देंगे, थोड़ी हीट देंगे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, पर इसकी फेज चेंज हो जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा वाटर। यहाँ पे ये आइस था, अभी ये वाटर बन गया। अब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि 0 डिग्री पर वाटर बन चुका है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर ही रहेगा। इसके बाद यदि हम और एनर्जी देते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा पर वेपर बन जाएगा, और इसके बाद भी अपन एनर्जी देते हैं तो ये टेम्परेचर को राइज करने लगेगा और टेम्परेचर राइज हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस तक और ये वेपर जाएगा। तो टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 अलग अलग प्रोसेस हो गई। इन पांचों प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस ओवरऑल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज मिलेगा। सही बात। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए देखें, अच्छा पहले तो मैं इन दो प्रोसेस का काम कर देता हूं, सेकंड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस, क्योंकि यहां पे तो हो रही है, देखें फेज चेंज, यहां पे भी हो रहा है फेज चेंज। फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो एंट्रोपी चेंज जो है अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन टी। यहाँ पे अपन डेल्टा एच फ्यूजन ले लेंगे, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, और यहाँ पे ले लेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी। तो देखिए कुछ ऑप्शंस तो अपने पहले ही कट जाएंगे इससे। डेल्टा एच मेल्टिंग अपॉन टी, डेल्टा एच बॉइलिंग अपॉन टी लिखा है इसमें, ये तो नहीं कटेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन गया। यहाँ पे है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, और यहाँ पे भी ये दोनों चीजें अवेलेबल है। चलिए दो, एक ऑप्शन तो कट गया। अभी बाकी के 3 जगह 3 प्रोसेस में अपन देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, और टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसके लिए जो हीट होती है वो होती है एम एस डेल्टा टी। टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो एम एस डेल्टा टी अपॉन टी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से T2 तक। तो पहली प्रोसेस में 268 केल्विन से
हमें 273 तक, दूसरी प्रोसेस में 0 डिग्री से 100 डिग्री है तो 273 से 373 तक, और तीसरी प्रोसेस यहाँ प्रोसेस नंबर 5 में 373 से 383 तक इंटीग्रेट करना है। तो कुल मिला के अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ वन, NCPDT अपॉन T को इंटीग्रेट किया है। थर्ड ऑप्शन में दिक्कत क्या है, इसने टेम्परेचर से डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे टेम्परेचर से डिवाइड नहीं किया है, यहाँ टेम्परेचर से डिवाइड नहीं किया है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता गलत। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन था पर लेंदी करके क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, डराने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक से है, और फिर से नेम रिएक्शन पे एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वार्ट्स रिएक्शन में बनने वाले या फिर कोई रिलेटेड प्रोडक्ट पूछा होगा या रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रखे हैं कि कौन से प्रोडक्ट बनने हैं। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन जो होती है वो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में सिल्वर के सोल्ट या फिर मर्क्यूरी के सोल्ट लेते हैं फ्लोराइड्स के, जो कि हेलोजन को एक्सचेंज कर देता है बाय फ्लोरीन। जैसे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर जैसे RCl लिया और इसमें कोई सिल्वर का सोल्ट लिया AgF, तो ये RF बना देगा सिंपल इस तरीके से। एप्रोटिक सॉल्वेंट वगैरह लेते हैं DMF या DMSO वगैरह, तो यहाँ पर जैसे इथाइल फ्लोराइड बन सकता था अगर मैं यहाँ पर इथाइल लूं। बाकी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो फोर्थ से रिलेटेड है, तो फोर्थ जो है वो या तो फर्स्ट ऑप्शन में है या तो सेकंड ऑप्शन में है। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ तो आंसर इसका नहीं होना। उसके बाद में अगर देखें तो सेंडमियर रिएक्शन है, और सेंडमियर रिएक्शन जो है वो डायजोनियम सोल्ट्स की रिएक्शन होती है। ये अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+Cl- की रिएक्शन KCN या CuCN से करवाऊं, कॉपर के सोल्ट, कॉपर के साइनाइड से मतलब, और KCN से करवाऊं, कोई सा भी हो सकता है, तो वो साइनोबेंजीन देगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहां से इसको बाहर कर देता है इस तरीके से, और N2 गैस बाहर हो जाएगी, साइनोबेंजीन बनने वाला है। तो जो B है वो थर्ड में जाना चाहिए, और B जो थर्ड में दे रखा है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो आंसर तो फर्स्ट ही हो गया वैसे। बाकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है उसमें जो RX है, मतलब एल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनकी रिएक्शन अराइल हैलाइड से करवाई जाती है वुड्स फिटिंग में। तो और ये रिएक्शन जो है वो सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर में करवाई जाती है, जिसमें यहां पर रेडिकल बनेंगे और ये इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन होती है। तो यहां पर अगर मान लो कि यहां पर मैंने इथाइल लिया होता और यहां पर मैंने कोई बेंजीन वगैरह लिया होता तो इथाइल बेंजीन बन जाता ये, तो इथाइल बेंजीन में जाएगा ये वुड्स रिएक्शन, तो C फर्स्ट में ही है। उसके बाद में फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, और ये जो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है फिर से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसमें केवल चेंज ये होगा कि जैसे यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता था, तो इनकी जगह अगर इनको एक्सचेंज करना है तो जैसे सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ये फिक्स होते हैं। NCERT की डायरेक्ट रिएक्शन है, एसीटोन की प्रेजेंस में ये RI बना देता, और इस रिएक्शन को हम फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो ये D जो जाना था वो सेकंड में जाना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेशन से आया क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन के 3 क्वेश्चन हो गए इस पेपर में। एनटीए का फेवरेट टॉपिक बन गया कोऑर्डिनेशन भी। 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ इसने थोड़ा सा मिक्स भी किया है यहाँ पे सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स लिखा है और बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में अपन यदि ले लें तो फ्रीजिंग पॉइंट में 0.558 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जो होता है वो होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू IM KF। KF देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलैलिटी क्वेश्चन में दी हुई है 0.1, डेल्टा TF भी क्वेश्चन में दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिप्रेशन आ जाता है। तो कुल मिला के I की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फॉर्मूले में अपन वैल्यूज पुट करें तो
558 इक्वल्स टू I इंटू 0.1 टाइम्स 1.86। सोल्व करेंगे तो यहां से I की वैल्यू मेरे को साफ साफ दिख रही है, 3 आ रही है। I की वैल्यू 3 होने का मतलब है कि जब अपन 1 मोल कंपाउंड इंट्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में तो वो 3 मोल पार्टिकल्स बना लेता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होना चाहिए, 100% आयनाइजेशन के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि 3 आयंस बना ले, मतलब 2 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो जाए। तो 2 क्लोराइड आयंस को मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखूं तो एक क्लोराइड आयन अंदर गया और अमोनिया के X मोलिक्यूल्स अंदर रह जाएंगे। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है अपने पास कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है अपने पास 6 मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए। अमोनिया भी मोनोडेंटेट है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है। एक क्लोरीन है तो अमोनिया होने चाहिए 5। मतलब X की वैल्यू अपने को यहां से 5 मिल जाएगी। तो ऑप्शन अपना थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन तो शायद सर अपने सीट में भी है ना? हाँ बिल्कुल, अपने मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी सर देखो ब्लेंड दिया है यहाँ पे भी। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मोल कॉन्सेप्ट के साथ ब्लेंड किया गया है। थोड़ा एडवांस का पैटर्न आजकल आने लगा है। बाकी वैसे इनऑर्गेनिक में भी अपने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन को मिक्स करने लगे। ब्लेंड करके क्वेश्चंस डाल रहा है आजकल एनटीए। अच्छी बात है, बढ़िया पेपर आएगा तो बढ़िया ही है। हाँ, अच्छे बच्चों को फायदा होगा इससे। तो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनोल इनटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो देखो फिनोल का अगर ब्रोमिनेशन करवाया जाए फिनोल के ब्रोमिनेशन में वही एनिलीन वाली समस्या है। समस्या ये है कि यहां पर पॉलीब्रोमिनेशन होने लगते हैं और ये पॉलीब्रोमिनेशन ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पर ब्रोमीन जाके इसमें लग जाता होता है। इस तरीके से यहां पे ब्रोमिनेशन होता है। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या कि यहां पर 3 मोल ऑफ ब्रोमीन यूज होंगे और हर टाइम यहां पर जब ये सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को तो यहां से 3 मोल ऑफ HBr ही बाहर निकलेंगे। तो देखो क्वेश्चन ये था कि कितना अमाउंट ऑफ ब्रोमीन यूज होगा इस चीज के लिए, जबकि 2 ग्राम ऑफ फिनोल मेरे को दिया गया है। तो अगर मैं फिनोल का मोलर मास देखूं तो मोलर मास इसका आई थिंक 94 आएगा, ग्राम पर मोल आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां से इक्वेशन से कि 1 मोल ऑफ फिनोल का मतलब 94 ग्राम ऑफ फिनोल जो है वो 3 मोल ऑफ ब्रोमीन से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ दिस बना रहा है। तो बना रहा है उससे मतलब नहीं है। तो 1 मोल का मतलब 94 ग्राम जो है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं या तो। उसने बोला कि इसने बोला कि 2 ग्राम ऑफ फिनोल लेना है। इसका मतलब देखो 94 ग्राम जो था उसको रिक्वायर्ड कितना था? उसको रिक्वायर्ड था 3 मोल ऑफ ब्रोमीन। का मतलब हो गया ये 80 होता है एक ब्रोमीन का ना। हाँ, एक ब्रोमीन का 80। तो Br2 दिया तो 160 ले लेंगे। 160 ले लेते होते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना? 3 मोल ले लिया ना। हाँ। तो ये आ गया 94 के लिए इतना रिक्वायर होगा। तो 1 ग्राम के लिए ये हो जाएगा 80 इंटू 6 बाय 94। और देन उसने बोला कि 2 ग्राम ऑफ फिनोल है अपने पास में गिवन। तो ये 80 इंटू 6 बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरीके से अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा। आई थिंक इसमें निकल के आता है ये 10.22 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसका जाना चाहिए वो फर्स्ट वाला ही जाना चाहिए। और फर्स्ट ही एनटीए ने दिया है। बस मोल से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास डी एंड एफ ब्लॉक से है। सिंपल कलर से क्वेश्चन पूछा है। सेम कलर कौन कौन से आयंस का है, तो कलर्स की एक टेबल दे रखी है डी एंड एफ ब्लॉक में। कलर्स अपने को याद है तो हो जाएगा। अच्छा, टेबल भी यदि नहीं याद है ना, ऑप्शंस अपने को इस तरह से डिजाइन करके दिए एनटीए ने
कि अपन ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। जैसे थर्ड ऑप्शन में एक Zn+2 फंसा दिया, Zn+2 के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये कलरलेस हो जाएगा, बाकियों में कलर होता है। अब कलर नहीं भी याद है तो हो जाएगा। इधर टाइटेनियम+4 दे दिया, ये भी कलरलेस हो जाएगा, बाकी के लोग कलरलेस नहीं है। सही बात सर। इधर स्कैंडियम फंसा दिया, स्कैंडियम+3, ये भी कलरलेस है। तो तीन ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। यदि कलर्स एग्जैक्टली नहीं भी याद है अपने को, बस इतनी सी बात भी याद है कि D10 या D0 वाले कलरलेस होते हैं, तो भी ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। बाकी कलर की बात करें, कलर अपने को याद है तो वैनेडियम+2, क्रोमियम+3 और मैंगनीज+3, तीनों का वायलेट कलर आता है। हालांकि देखो क्रोमियम+3 का कलर तो एक्वा सॉल्यूशन में ग्रीन होता है, पर एनसीईआरटी में अपने वायलेट दिया है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये फोर्थ ऑप्शन सेम कलर वाले आयंस का है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक से ही दो स्टेटमेंट दिए और कह रहा है कि फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन अ एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। तो कह रहा है कि जो टोलेंस रिएजेंट है उसको रिड्यूस कर देता है फ्रक्टोज, जबकि उसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो बात तो देखो ये सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और ग्लूकोज और मेनोज, ये तीनों ही इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होते हैं बेसिक कंडीशन में। तो डी ग्लूकोज और मेनोज, डी मेनोज, ये तीनों ही इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होते हैं। और हमें ये पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, ऐसे ही मेनोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, इसीलिए जो फ्रक्टोज है वो भी इसको रिड्यूस कर पाता है। तो ये बिल्कुल बात सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। और फिर कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देखो हुआ जो ये बेसिक मीडियम में ही होता है। अगर स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे भी इसका, तो जब बेसिक मीडियम में ये जो फ्रक्टोज है इसके पास में यहां पर ये कीटोनिक ग्रुप था और ऊपर ये CH2OH है, जैसे इस तरीके से। तो ये यहां से क्या करेगा, इनोलाइजेशन इन बेसिक मीडियम जब होगा तो ये जो ग्रुप है वो ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ही ये ग्रुप ऊपर माइग्रेट करेगा, मतलब यहां से अगर ये यहां पे चले तो उसके बाद में ये यहां पे खुलेगा और हाइड्रोजन इसको ले लेगा। उसके बाद में जो हाइड्रोजन है जैसे यहां पे आएगा तो इनोल बनेगा, और इनोल बनने के बाद में ये जब वापस टोटोमराइज करेगा तो ये ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है ये सारी प्रोसेस ये बेसिक मीडियम में ही हो रही है, जिसमें बेसिक मीडियम में इनोलाइजेशन की वजह से ही डी फ्रक्टोज जो है वो डी ग्लूकोज, मेनोज, इनमें ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसीलिए ये ऐसा हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल दोनों की दोनों बातें स्टेटमेंट सही है ये, तो इसलिए आंसर इसका जाना चाहिए फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से आया है। क्वेश्चन काफी इजी सा है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें भी 2 बार कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है एनटी अपने से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपन धीरे धीरे करके ऐड करते हैं कैसे सॉल्यूशन में, जिसमें 1Ma2+ और 1MB3+, ये 2 आयंस प्रेजेंट है। तो A2+ में जब अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, धीरे धीरे OH- सप्लाई करेगा, और ये जो कैटायंस हैं OH- के साथ कंबाइन होके AOH2 या BOH3 टाइप के प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। अब ये पूछना ये चाह रहा है कि पहले प्रेसिपिटेशन किसका होगा। तो प्रेसिपिटेशन की बेसिक कंडीशन है कि आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से जस्ट ज्यादा हो जाए। इक्वल आने के जस्ट बाद अगले ही स्टेप में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अपन लिमिटिंग कंडीशन लेके चलेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट को KSP के बराबर कर देंगे और ये पता करेंगे कि AOH2 या BOH3 में से कौन सा ऐसा प्रेसिपिटेट है जो OH- की मिनिमम कंसंट्रेशन के साथ प्रेसिपिटेशन बना सकता है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं AOH2 की। AOH2 का आयोनिक प्रोडक्ट होगा A+2 की कंसंट्रेशन इनटू OH- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये जब डिसोसिएट होगा तो ये A2+ और 2 OH- बना रहा होगा। सिमिलरली BOH3 को अपन देखें तो इसका KSP होगा B3+ की कंसंट्रेशन इनटू OH- की कंसंट्रेशन का क्यूब। ये इसके KSP की वैल्यू, ये तो हो गया देखिए आयनिक प्रोडक्ट,
और KSP की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर -10 और इधर दे रखी है वैल्यू 27 इंटू 10 बेस टू पावर -18। यदि मैं A प्लस और B3 प्लस A2 प्लस और B3 प्लस की कंसंट्रेशन देखूं तो 1m है, इनकी कंसंट्रेशन 1 है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन निकल के आ जाती है अपने पास, यहां से तो आ जाएगी कितनी 3 इंटू 10 बेस टू पावर -5 और यहां से OH माइनस की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी 3 इंटू 10 बेस टू पावर -6। अब 10 बेस टू पावर -6 जो होता है वो है लेस कंसंट्रेशन, तो लेस कंसंट्रेशन से BOH3 बन पा रहा है, इसलिए BOH3 जो है वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, AOH2 का नंबर बाद में आएगा। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ, BOH3 विल प्रेसिपिटेट बिफोर AOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखो एडवांस में ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बस केवल उसने चेंज किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, एडवांस ने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड दिया था और ये इसने प्रोपेनेल दिया है। तो अच्छा क्वेश्चन है और रिएक्शन को बोलेंगे अपन एल्डोल रिएक्शन फॉलोड बाय केनिजारो। तो देखो इसमें एक्सिस में HCHO दे रखा है जो कि बेहतरीन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन रखता है और उसके साथ में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला ये मॉलिक्यूल अपन को एल्डिहाइड दे रखा है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एसिडिक मीडियम में अल्कलाई की प्रेजेंस में ये हो रहा है, सॉरी बेसिक मीडियम में जब हो रहा है ये, तो इसका मतलब एल्डोल रिएक्शन पहले होनी चाहिए, या फिर देखो मैं इसको समझा देता हूं ढंग से। ये ऐसा था C तो ये था CH3 CH2CHO, जिसमें बेस की प्रेजेंस में ये जो बेस है वो सबसे पहले ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा। जैसे एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, मैं एक स्टेप में दिखा देता हूं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड का ये कार्बन बेहतरीन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो जाके यहां पे अटैक करेगा जैसे ही, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा और वर्कअप करेंगे तो यहां पर OH बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, देखो CH3 CH, इस पे आके लग गया है ये कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन थे, CH2 जिसपे ऑक्सीजन लगा है जो कि वर्कअप के बाद में मतलब मीडियम से H ले लेगा तो CH2OH बन जाएगा। उसके बाद में आगे जो है वो CHO लिखा हुआ है। अब क्योंकि उसने ये जो HCHO था वो एक्सिस में लिख के दिया था, तो हम बारी बारी से फिर से रिएक्शन करवाएंगे। देखो फिर बेस की प्रेजेंस में यहां पर फिर से ये हाइड्रोजन को खाएगा, जैसे ही ये हाइड्रोजन को खाएगा तो यहां पर फिर से ये नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव फिर से एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे फिर से अटैक करेगा। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा सेम तरीके से फिर से सेम स्टेप फॉलो होगी और बन जाएगा ये CH3 C, यहां पे CH2OH और यहां पे CH2OH सेम तरीके से, और सामने जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है CHO। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता है यहां पर। उसके बाद में क्योंकि उसने अभी तक HCHO तो वैसे भी एक्सिस में लिख रखा था, तो बेस की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो केनिजारो रिएक्शन भी शो कर सकता होता है। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड पर अगर अटैक होता OH माइनस का, इस बेस का, जैसे इस पे अटैक होता तो ये यहां पर या तो डायएनायनिक स्पीसी बनाता या फिर इस तरीके से एक OH जाके यहां पे लग जाता और ये O नेगेटिव बन जाता जैसे ये इलेक्ट्रॉन खुलते, और यहां पे था हाइड्रोजन और यहां पे था हाइड्रोजन। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में फिर से जब ये नेगेटिव चार्ज वापस चलेगा जैसे ही यहां पर आएगा, उसी टाइम यहां से होता है हाइड्राइड ट्रांसफर, जो कि केनिजारो रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेप है। इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके ये लग जाएगा। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा ये O नेगेटिव बन जाएगा, तो बन जाएगा ये फिर आगे CH3 C, ऊपर लगा हुआ था CH2OH, नीचे भी CH2OH था। अब इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्राइड यहां से जब ट्रांसफर हुआ तो यहां पे एक हाइड्रोजन एक और आ गया और बन गया ये ऊपर OH, तो ये फिर से बन गया है CH2OH।
तो इस कार्बन पे 3 CH2OH होने चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वो करेक्ट होगा। तो यहां पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ऐसा ही कुछ दे रखा है, CH3C और 3 कार्बन पे CH2OH। इस तरीके से ये आंसर इसका फोर्थ जाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है। बस ये पूछा है कि कौन सा एक एलिमेंट ऐसा है जो कि डिफरेंट पीरियड से आता है। तो एलिमेंट दिए हैं आपको प्लेटिनम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम। प्लेटिनम और पैलेडियम तो देखो ऊपर नीचे आते हैं, पैलेडियम इसके नीचे प्लेटिनम। अब ये दो बाकी के दो एलिमेंट अपने को देखने कौन से पीरियड में आ रहे हैं। तो ओस्मियम और इरिडियम की बात करें तो इरिडियम जो है वो प्लेटिनम से जस्ट पहले आता है और ओस्मियम इरिडियम से भी पहले आता है। मतलब ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम जो है वो 6th पीरियड के हैं और पैलेडियम जो है वो 5th पीरियड का है। तो एक ओड वन आउट ढूंढना था अपने को, पैलेडियम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखते के साथ आंसर लगाने वाला क्वेश्चन था ये। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी काफी इजी पूछा है, केमिकल बॉन्डिंग के एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछा है। 1-2 साल से ऐसे लग रहा था जैसे ऑक्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा एनटीए, ऑक्टेट को सिलेबस में अलग से लिखा नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है, पर ऑक्टेट रूल से क्वेश्चन पूछ लिया है। सिंपली 4 ग्रुप्स दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स के और पूछ रहा है कि ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो करता है और कौन एक्सपेंडेड ऑक्टेट टाइप का है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्वेश्चन देखते के साथ अपन आंसर टिक कर सकते हैं। ऑक्टेट रूल कौन ओबे कर रहा है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम में, तो सीधा फोर्थ ऑप्शन के साथ ये मैच कर जाएगा। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात कर रहा है, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट में मेरे को साफ साफ दिख रहा है BCl3 और AlCl3। 13th पीरियड की एलिमेंट जनरली इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे NO और NO2 को भी अपन ले सकते हैं। NO में भी नाइट्रोजन, NO2 में भी नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने एक स्पेशल कैटेगरी और लिखी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट विथ ओड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसके साथ जाएगा। सही बात सर। और लास्ट चीज पूछी है इसने एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले कंपाउंड जनरली 3rd पीरियड या उससे आगे के पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा 3rd ऑप्शन के साथ। मैच करेंगे तो A में आ जाएगा 4, B में 2nd, C में आ रहा है 1st। तो 4, 2, 1, 4, 4, 2, 1 और 3 इस तरह का आंसर आ जाएगा अपने पास। 4, 2, 1 और 3 3rd ऑप्शन में मिल रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मस्कुलर पेन के हीट ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन इन्वॉल्व होती है उसका वेवलेंथ है 900 नैनोमीटर। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। फॉर्मूले में अपने को वैल्यूज पुट करनी है। Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम दिया है 1 लिख देंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो अपन लैम्डा को भी ध्यान रखेंगे कि सेंटीमीटर में पुट करें। जैसे ही अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे, वैल्यूज पुट करने के बाद अपने को मिलेगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। अब 1/9 को अपन मैच कराएं इनमें तो सीधा सीधा अपने को ऑप्शन दिख जाएगा सेकंड, क्योंकि 1/∞ हो जाएगा 0 और 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो आंसर सेकंड अपने को यहां से मिल जाएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। सीधा नंबर ऑफ मोल्स से क्वेश्चन आया है। 2.8 into 10 की पावर -3 मोल CO2 is left after removing 10 की पावर 21 molecules from its x मिलीग्राम सैंपल। मतलब कहानी को समझे, पहले x मिलीग्राम CO2 का सैंपल था आपके पास, उसमें से आपने 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, तो इतने मोल CO2 के आपके पास बच गए। x की वैल्यू पूछ रहा है सिंपली, तो x मान लेते हैं x मिलीग्राम था, मतलब x इंटू 10⁻³ ग्राम
इतना ग्राम है तो मोल में कन्वर्ट कर लो इसको, डिवाइड बाई 44। इतने मोल CO2 आपके पास प्रेजेंट थे। रिमूव कितने किए? 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स रिमूव किए हैं। तो 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स में भी मोल पता कर लेते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करके। इतने मोल थे, इतने मोल रिमूव कर दिए, और क्वेश्चन में ही बोल रहा है कितने मोल बच गए, 2.8 इंटू 10⁻⁻³ इतने मोल बच गए। इतने मोल थे, इतने रिमूव किए, तो इतने बच गए। सिंपल सी एक इक्वेशन बनी है। इक्वेशन को जैसे ही अपन सोल्व करके लाएंगे, आंसर मिल जाएगा आपको 196.2 मिलीग्राम। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 196.2। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ गया है। ऑर्गेनिक से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है सर। ये कह रहा है कि कौन सा जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। तो देखो, एरोमेटिक अमीन्स में जब अपन देखते हैं होते हैं एरोमेटिक या एलिफेटिक अमीन्स में, तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उनसे वो रिएक्शन कर पाती है वो वाली अमीन जिनके पास में रिमूवेबल जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन कर पाती हैं, मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री जो अमीन होती हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करती हैं। और जो 3 डिग्री अमीन होती हैं उनके पास में रिमूवेबल हाइड्रोजन है होता नहीं है, दैट इज वाई वो रिएक्शन कर नहीं पाती। इसलिए हमें केवल 1 डिग्री अमीन देखनी थी और 2 डिग्री अमीन देखना था, जो कि फर्स्ट वाला होगा। और ये वाला 3 डिग्री है तो ये नहीं हो सकता, ये वाला फिर से 1 डिग्री है तो ये हो सकता है, और ये फिर 3 डिग्री होगा तो ये नहीं होगा। इसके बाद में ये फिर से 2 डिग्री है तो फिर से ये हो जाएगा। तो ए, सी और ई जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर जो जाना चाहिए वो फर्स्ट जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से ऑर्गेनिक से ही पूछा गया है, और एक सीक्वेंस रिएक्शन दी गई है और बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट ए बता दीजिए क्या होने वाला है। तो देखो, मैं इस रिएक्शन को फर्दर आगे करके दिखा देता हूं। सबसे पहले इसमें ब्रोमिनेशन करवाया गया है, एक लुइस एसिड बोल सकते हैं इसको, लुइस एसिड की प्रेजेंस में, जो कि यहां पर सबसे पहले Br पॉजिटिव जो है वो जनरेट करके देगा। इसीलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो Br पॉजिटिव है वो जाना कहाँ चाहिए। तो देखो, फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो तो यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पर ये CH3 जो है वो +H इफेक्ट शो कर सकता है इस बेंजीन रिंग के साथ, और +I भी शो कर सकता है। इसका मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा जो है डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर ऑर्थो वाले जो होते हैं वो ज्यादा मेजर होते हैं, तो हमें ऑर्थो पर करवाना पड़ेगा। अच्छा, NO2 जो है वो -M शो करता है, तो ये जो है मेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो देखेंगे अपन, डोनेटिंग इफेक्ट देखते होते हैं इसमें। तो यहाँ पर Br जो है वो या तो ऑर्थो पर लगने वाला है या फिर पैरा पर लगने वाला है। तो Br जो है इसको हम ऑर्थो पर लगाएंगे क्योंकि वो मेजर बनाएगा। तो मैं बना देता हूं, देखो आगे। सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे मैंने Br लगा दिया, यहां पे ब्रोमिनेशन हो गया है। उसके बाद में उसने नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन दिया था SnHCl की प्रेजेंस में। SnHCl की प्रेजेंस में जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो NH2 में चेंज हो जाएंगे। ये यहां पर ये तो Br ही था और ये NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल रिडक्शन हो गया। उसके बाद में उसने दिया Na2HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर इस रिएक्शन में डायजोनियम सोल्ट बन जाते होते हैं। तो NH2 से यहां पर डायजोनियम सोल्ट बनेंगे जो कि स्टेबल है एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे ये CH3 था और यहां पर बन जाएगा डायजोनियम क्लोराइड, क्योंकि उसने HCl दिया साथ में, ये सोल्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें फर्दर उसने H3PO2 लिख के दिया है, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है और यहां पर N2 जो है वो बाहर हो जाएगा और लग जाएगा केवल और केवल एक हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा CH3, यहां Br और यहां पे हाइड्रोजन लग गया है। ठीक है, तो इसका मोलर मास देख लेते हैं। देखो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है और उसके साथ में इसमें हाइड्रोजन जो जाएंगे 5 और 3 8 हाइड्रोजन चले जाएंगे और एक Br है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 171 इसका आंसर जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो जाएगा, इंटीजर टाइप था, 171 आंसर जाएगा ग्राम पर मोल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्मोकेमिस्ट्री से या थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे भी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है आपको, डेल्टा एच दे दिया है, डेल्टा एस भी दे दिया है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी पूछा है, तो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा जी नोट पूछा है, डेल्टा एच नोट और एस नोट दिया है, तो डेल्टा जी नोट होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। अच्छा, टेम्परेचर भी इसने क्वेश्चन में कहीं दिया है, टेम्परेचर इसने दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। तो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है अपने को। डेल्टा एच नोट की वैल्यू 55 किलो जूल पर मोल है, इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, माइनस टेम्परेचर हो गया 298 और डेल्टा एस नोट इसने दिया है 175 जूल पर मोल पर केल्विन। कैलकुलेट इसको अपन को करना है, कैलकुलेट जैसे ही अपन करेंगे डेल्टा जी नोट आ जाएगा अपने पास 2850 जूल पर मोल, 2850 जूल पर मोल। तो नियरेस्ट इंटीजर में पूछा, खैर इंटीजर में ही वैल्यू अपने को डायरेक्ट मिल गई है, तो आंसर 2850 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी अपन ऑर्गेनिक से भी बोल सकते हैं, या फिर अपन चाहें तो इसको मोल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में एस्टिमेशन की बात हो रही है, सल्फर के एस्टिमेशन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड था कोई, उसमें सल्फर का एस्टिमेशन किया गया है। सल्फर के एस्टिमेशन से क्या पता लगा कि 466 मिलीग्राम बैरियम सल्फेट बना है। 466 मिलीग्राम बैरियम सल्फेट बना है, तो बैरियम सल्फेट के मोल कितने बन गए ये अपन पता कर सकते हैं मोलर मास से डिवाइड करके। ये आ गए अपने पास बैरियम सल्फेट के मोल्स। अब यदि अपन पीओएसी लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो भाई जितने मोल BaSO4 बना है उतने ही मोल सल्फर रहा होगा, तो सल्फर के मोल भी इतने ही होंगे जितने BaSO4 के मोल हैं। कुल मिला के अपने को सल्फर के मोल्स पता लग गए। अब सल्फर के मोल को यदि मैं सल्फर के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सल्फर का मास पता लग जाएगा। और पूछा है मेरे से परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो सल्फर के मास को मैं डिवाइड कर देता हूं टोटल मास से, और टोटल मास क्वेश्चन में 160 मिलीग्राम दिया है, ये सल्फर का मास हो गया, और इनटू 100 सोल्व आउट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 40%, मतलब इस कंपाउंड में 40% सल्फर प्रेजेंट था। अगला क्वेश्चन अगेन अपने पास इनऑर्गेनिक से ही सॉरी फिजिकल से है। फिजिकल से है आयनिक इक्विलिब्रियम का दूसरा क्वेश्चन है। आयनिक से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन लें यदि इथाइल एमीन का, तो pH इक्वल्स टू 9 का सॉल्यूशन मिल जाता है। आयोनेशन कांस्टेंट Kb कितना होगा, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। साथ में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट की जा सकती है, मतलब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। यदि तुम 1 में अल्फा ऐड करो, 1 में अल्फा सब्ट्रैक्ट करो, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा। तो इथाइल एमीन जो है उसको मैं मान लेता हूं बी, लिख देता हूं बेस। पानी के कांटेक्ट में जैसे ये आएगा कुछ इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा BH+, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है इथाइल एमीन, BH+ और OH-। इस इथाइल एमीन की कंसंट्रेशन मेरे को दी रखी है क्वेश्चन में 10⁻³ H2O एक्सिस में है। इसकी कंसंट्रेशन से कुछ खास फर्क, कंसंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो एक्टिव मास इसका अपन 1 लेके चल सकते हैं। BH+ और OH- इनिशियली सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये बोल रहे देखो अल्फा नेग्लिजिबल है। अल्फा नेग्लिजिबल होने का मतलब है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ रह जाएगी। OH- और BH+ कितने बनेंगे, तो क्वेश्चन में देखो pH दे रखी है, pH 9 है, इसका मतलब POH हो गई 14 - 9 5। POH 5 होने का मतलब है OH- की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 आ गई। अब जितना बनना है OH एग्जैक्टली उतना ही बना होगा BH+, क्योंकि इनिशियली दोनों 0 थे, तो 10⁻⁻5 जो कंसंट्रेशन है वो BH+ की आ गई। अब अपने से क्वेश्चन में सिंपली Kb पूछा है,
के भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखना है 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10⁻⁻3। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7। क्वेश्चन में लिखा है 10⁻⁻x, दैट मीन्स x की वैल्यू 7 होगी, x की वैल्यू 7 चला जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। केमिकल काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन आया इस पेपर में। तो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है ये कि N2O5 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करें हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो इस तरह की एक टेबल बना सकते हैं कि 0 टाइम पर 0.6 atm प्रेशर था, और जब टाइम 100 सेकंड हो गया तो प्रेशर हो जाता है कुछ x। 0.6 टोटल प्रेशर था, तो मतलब अपने को टोटल प्रेशर ही बताना है 100 सेकंड टाइम पर। तो सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं कि N2O5 जब डिसोसिएट होगा तो काइनेटिक्स किस टाइप की होगी, 2N2O4 प्लस O2। अब काइनेटिक्स किस टाइप की होगी ये पता करने के लिए क्वेश्चन में इसने अपने को दिया है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट यदि अपन देखें तो दिख रही है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स यूनिट है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, N2O5 की इनिशियल प्रेशर अपने को पता है 0.6, तो 100 सेकंड के बाद 100 सेकंड के बाद इसका प्रेशर कितना हो जाएगा N2O5 का वो पता कर लेते हैं। यदि N2O5 का प्रेशर पता लग गया तो इन दोनों का प्रेशर इजीली पता लग सकता है। तो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगा दें, P इक्वल्स टू P नोट इंटू E की पावर माइनस KT। रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है, टाइम 100 सेकंड दे रखा है, P नोट की वैल्यू 0.6 atm अपने को दे रखी है। वैल्यूज पुट करें अपन K और T की तो P मिल जाता है अपने को 6 इंटू 10⁻⁻3 atm, मतलब 0.006 atm। 0.6 atm ये हुआ करता था तब ये जीरो थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ है, ये 0.006 बचा है, इसका मतलब 0.594 ये हट गया है। अब इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो N2O4 के 2 मोल बनते हैं, मतलब 0.594 मोल जब ये कंज्यूम हुआ तो 0.594 मोल ये बन गया होगा। खैर मैं मोल में बात कर रहा हूं, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है। प्रेशर और मोल अपन इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये सारी रिएक्शन हो रही है, इसलिए मैं प्रेशर और मोल को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, रेशियो में रहेंगे लेकिन यूज कर सकते हैं। मोल की तरह मैं प्रेशर को काम में ले पा रहा हूं। तो 0.006 atm प्रेशर अपना बचा है N2O5 का, 0.594 atm प्रेशर डेवलप हो गया N2O4 का। O2 का प्रेशर कितना डेवलप होगा, तो स्टोइकियोमेट्री देखें, 2 मोल के साथ 1 मोल O2 है, इसका मतलब N2O4 के कंपैरेटिवली आधा प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा। तो जब अपन इसको हाफ करेंगे ये आ जाएगा 0.297 atm। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा 0.006 प्लस 0.594 प्लस 0.297। तो ये प्लस ये तो 0.6 हो गया मिलके, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 0.897 atm। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें बतानी है वो इंटू 10⁻⁻³ में बतानी है। 10⁻⁻³ हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 897 इंटू 10⁻⁻3, मतलब x की वैल्यू जो है, सॉरी x की वैल्यू में जो आंसर अपने को लिखना है वो हो जाएगा 897। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अपना आज का पेपर होता है समाप्त। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ।